बच्चों, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर नंबर 7। और इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर नंबर 7 कौन सा है बच्चों? एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? एनवायरनमेंट है। अब सबसे पहले तो अपने को यार एनवायरनमेंट का मीनिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एनवायरनमेंट का मीनिंग आना चाहिए। बाकी सारी बातें तो बात की हैं, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट का मीनिंग आना चाहिए। तो हम टॉपिक नंबर 1 पे बात कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 पे बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। किस पे? मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट पे। देखो, सबसे पहले अगर अपन मीनिंग की बात करें तो इतना सिंपल सा, अगर आपको एक सिंपल मीनिंग याद रखना है और ज्यादा टेक्निकल मीनिंग नहीं याद रखना है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एंड living elements. Physical elements are also called abiotic elements, and living elements are also called biotic elements. अच्छा, फिजिकल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? फिजिकल एलिमेंट हो गए नॉन लिविंग बीइंग्स, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, माउंटेन्स हो गया। ये क्या है? ये क्या है? फिजिकल एलिमेंट्स हैं। और क्या होते हैं? लिविंग एलिमेंट्स। लिविंग एलिमेंट्स होते हैं बायोटिक एलिमेंट्स। इसमें ट्रीज आ गए, प्लांट आ गए, एनिमल आ गए, फिशरीज आ गए, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स आ गए। तो आपसे कोई पूछे एनवायरनमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनवायरनमेंट मीन्स एंड इंक्लूड्स फिजिकल एलिमेंट्स that is abiotic elements, that is abiotic elements like air, water, land, etc. and living elements and living elements and living elements, that is biotic elements like animals, fisheries, trees, etc. बताइए, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? चलिए, अब सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या पूछे? एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? तो टॉपिक नंबर 2 आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। क्या आता है? सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो देखो, सबसे पहला, हमें प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो एनवायरनमेंट से मिलते हैं। जैसे आज फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए वो एनवायरनमेंट से मिलेगी। जितने भी मिनरल्स आते हैं वो एनवायरनमेंट से आते हैं। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स फिजिकल रिसोर्सेज environment provides physical resources necessary for production. Environment provides physical resources necessary for production. अच्छा, नेक्स्ट है सर, एनवायरनमेंट जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसे बोलो, एनवायरनमेंट सपोर्ट्स लाइफ, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। आज मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए। तो मुझे एयर और वाटर कौन दे रहा है? एनवायरनमेंट दे रहा है। तो आप बोलो, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट सस्टेन्स एनवायरनमेंट सस्टेन्स यानी सपोर्ट्स एनवायरनमेंट सस्टेन्स यानी सपोर्ट्स लाइफ by providing air, water, etc. तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। सर, आज हम इतना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो वेस्ट कहाँ जाता है? एनवायरनमेंट ही तो उसे एब्जॉर्ब करता है। तो जो एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, आपका कुकिंग वेस्ट, किचन वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये कहाँ जा रहा है? एनवायरनमेंट ही तो इसे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप बोलोगे, एनवायरनमेंट assimilates, that is absorbs the household and industrial waste. अब बोलोगे, environment assimilates, that is absorbs the waste generated by human beings. तो एज अ ह्यूमन बीइंग जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, वो वेस्ट कौन सस्टेन करता है? एनवायरनमेंट ही तो एब्जॉर्ब करता है, एनवायरनमेंट ही तो एसिमुलेट करता है। और
सबसे जरूरी, एनवायरनमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। आज सोचो, मैंने एक सुंदर सा समुंदर देखा, सुंदर सा पहाड़ देखा, सुंदर सा जंगल देखा, तो उसको देख के खुशी होती है कि अरे वाह यार, इतना सुंदर पहाड़ है, इतना सुंदर ये है, उतना सुंदर वो है। तो एक और एडवांटेज जो होता है एनवायरनमेंट का, वो ये होता है, आप एनवायरनमेंट एनहेंसेस एनवायरनमेंट एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पब्लिक। ये एनवायरनमेंट के क्या है, सिग्निफिकेंस है। पेपर में पूछे यार एनवायरनमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सारे पॉइंट आपको बताकर आने पड़ेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एनवायरमेंटल क्राइसिस का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, एनवायरमेंटल क्राइसिस का। इसमें मैं आपको सिर्फ दो बातें बोल रहा हूं, आप अगर इनको ध्यान रख सकते हो तो एनवायरमेंटल क्राइसिस का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा पेपर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कैरिंग कैपेसिटी। आपसे कोई पूछे एनवायरनमेंट में क्राइसिस हुआ हुआ है, आपसे कोई पूछे एनवायरनमेंट में क्राइसिस हुआ हुआ है, वैसे सिंपल मतलब क्राइसिस ये है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ हुआ है, और क्राइसिस का मतलब ये कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको एक्सेसिवली यूटिलाइज किया जा रहा है, ये क्राइसिस का मतलब है। लेकिन टेक्निकल वे में डिफाइन करेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट समझाने हैं। कौन से दो कॉन्सेप्ट समझाओगे, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। कौन से दो कॉन्सेप्ट समझाओगे बताओ, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अगर आप मेरे से पूछते हो कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जिस रेट से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जिस रेट से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और जिस रेट से रिसोर्सेज रीजनरेट हो रहे हैं। रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना माने यूज करना, रीजनरेट होना मतलब उनका वापस ग्रो होना। उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस कब रहेगा, कि जितने रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो उतने रीजनरेट भी हो। लेकिन क्राइसिस कैसे हो गया है, अभी जो रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन की रेट है उनके रीजनरेट होने की रेट से ज्यादा है, which is causing shortage of resources, which is causing shortage of resources। तो क्या समझा रहा हूं मैं आपको, क्या समझा रहा हूं आपको, कैरिंग कैपेसिटी मींस स्टेट ऑफ बैलेंस होना चाहिए बिटवीन, किस किस के बीच में स्टेट ऑफ बैलेंस चाहिए, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन rate at which resources are exploited, rate at which resources are exploited and rate at which they are regenerated। Crisis is a situation, crisis is a situation, अब हम कब कहेंगे क्राइसिस हो गया, क्राइसिस इज अ सिचुएशन वेयर रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन of resources, where rate of exploitation of resources is greater than rate of regeneration। फिर अगला पॉइंट आता है, इसी में अगला पॉइंट आता है क्राइसिस के अंदर ही एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है एनवायरनमेंट की वेस्ट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, वेस्ट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। वेस्ट किससे जनरेट होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज से और कंजम्पशन एक्टिविटीज से। तो उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। अब क्राइसिस क्यों हो गया है, क्योंकि जितना वेस्ट एनवायरनमेंट में जनरेट हो रहा है वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज्यादा है। जितना वेस्ट एनवायरनमेंट में जनरेट हो रहा है वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज्यादा है, कॉजिंग पोल्यूशन, कॉजिंग पोल्यूशन। तो पहले एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या है, अब बोलोगे इट मींस एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इट मींस एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट generated by production and
generated by production and consumption capacity, generated by production and consumption capacity. Environmental crisis occurs. Environmental crisis occurs when waste generated is greater than absorptive capacity, greater than absorptive capacity of environment, causing pollution. ये होता है बेटा एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो पेपर में अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस आपसे पूछ लेता है तो आपको एनवायरमेंटल क्राइसिस में यही समझाना है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट और एक एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रेट ऑफ रीजनरेशन से ज्यादा है या वेस्ट जनरेटेड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज्यादा है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्रिएट हुआ है। इन दोनों ही केसेस में हम ये कहेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्रिएट हुआ है, क्राइसिस। बोले आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब बोलो, एनवायरनमेंट क्राइसिस, एनवायरनमेंट क्राइसिस has environment crisis has high opportunity cost. Environment crisis has high opportunity cost. Environment crisis की क्या है? हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय कि एनवायरनमेंट क्राइसिस की हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? सर इसका मतलब ये कि आज एनवायरनमेंट का क्राइसिस हो रहा है, एनवायरनमेंट का क्राइसिस हो रहा है। अब क्राइसिस हो रहा है तो देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है? आप ये समझो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो यूटिलाइज करने से क्या हो रहा है, कंट्री ग्रो हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो अगर हमें इन्वायरमेंटल क्राइसिस को रोकना है, या तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कम कर दो, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कम कर दोगे तो क्राइसिस से बच जाओगे, लेकिन क्राइसिस से बचोगे तो एट द सेम टाइम ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बोलो, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेक्रीफाइस मेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेक्रीफाइस मेड for enjoying an opportunity। ठीक है, अब समझो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। हमने क्या सेक्रीफाइस करा, एनवायरनमेंट को सेक्रीफाइस कर दिया। हमने कहा यार पोल्यूशन होना है तो होने दो, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं होने दो, रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी से ज्यादा यूज हो रहे हैं, होने दो। हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उसके बदले क्या एंजॉय कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी एंजॉय हो रही है, हमारी जो कंट्री है उसको ग्रो करने की। आज रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है, ग्रोथ अचीव करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक काम सेक्रीफाइस करके दूसरा काम करना। आज मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं हमारा सीए का बैच, ताकि मैं आप लोगों को आज की क्लास में एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स पढ़ा पाऊं। तो आज अगर मैंने सीए का बैच छोड़ के आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स पढ़ाई तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज सेक्रीफाइस करना दूसरी चीज करने के लिए, उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो आया कि नहीं? अब हो क्या रहा है, हम ग्रोथ के लिए, किसके लिए, ग्रोथ के लिए यहां पे किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वाटर बॉडीज का पोल्यूशन हो रहा है, कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वाटर बॉडीज का पोल्यूशन हो रहा है। कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एयर का पोल्यूशन हो रहा है। कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सॉइल का पोल्यूशन हो रहा है। कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लैंड का पोल्यूशन हो रहा है। मतलब हो ये गया, ग्रोथ के लिए हमने किसको सेक्रीफाइस कर दिया,
एनवायरनमेंट को सेक्रीफाइस। लग्जूरियस लाइफ के लिए किसको सेक्रीफाइस कर दिया? एनवायरनमेंट को। इसी को बोला जा रहा है एनवायरमेंटल क्राइसिस हैज हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को क्या बोला जा रहा है? एनवायरमेंटल क्राइसिस हैज हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताइए ये बात समझ में आती है नहीं आती? फटाफट से बोल दीजिए। ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आती है या नहीं आती? तो हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसमें थोड़ा सा और क्या लिख के आएंगे पेपर में। ये अच्छा टॉपिक है इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप तो बताओ। अब बोलो एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस हैज हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एनवायरमेंटल क्राइसिस हैज हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। Environmental crisis has high opportunity cost due to following reasons. सबसे पहला क्या हो रहा है? सबसे पहला बोलोगे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप डेवलपमेंट ऐसे करो कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो। लेकिन अभी क्या हो गया है, हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई है? इसने पल्यूट कर दिया है, हैव पल्यूटेड। किसे पल्यूट कर दिया है? वाटर बॉडीज को। इसको पल्यूट कर दिया है? वाटर बॉडीज को। तो एक प्रॉब्लम तो हो रही है, किसको पल्यूट कर दिया है? वाटर बॉडीज को। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप रिसोर्सेज का एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करने से अब धीरे धीरे रिसोर्सेज का क्या होना चालू हो गया है? डिप्लीशन होना चालू हो गया है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन of resources is causing depletion of various resources, is causing depletion of various resources। और सबसे बुरी चक्कर एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। किसका हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस का एमिशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या चालू हो गया है? क्लाइमेट चेंज चालू हो गया। देख लो क्लाइमेट चेंज। मैं मार्च महीने में बैठा हूं, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। Why is this climate change happening? Due to excessive emission of greenhouse gases। मतलब बेसिकली आप ये समझो, ग्रोथ के लिए हमने ये तीन चीजें सेक्रीफाइस कर दी। ग्रोथ के लिए हमने ये तीन चीजें सेक्रीफाइस कर दी। तीसरी चीज क्या सेक्रीफाइस करी? बोलो। एक्सेसिव एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, excessive emission of greenhouse gases has caused climate change। बोलो आया कि नहीं आया? ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रही हैं? ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही हैं? ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही है बेटा ड्यू टू ग्रोथ। हमने ग्रोथ के लिए किसको सेक्रीफाइस किया? एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ग्रोथ। इसी में एक टॉपिक और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बताता हूं। सप्लाई डिमांड रिवर्सल। कौन सा टॉपिक? सप्लाई डिमांड रिवर्सल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी रिगार्ड में। इसी रिगार्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा? सप्लाई डिमांड रिवर्सल। सप्लाई डिमांड रिवर्सल ये है बेटा, सर हुआ क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले रिसोर्सेज की सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी। ठीक है, आप क्या बोलोगे? प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, supply of resources was more than demand of resources। तो सर अगर सप्लाई रिसोर्सेज की डिमांड से ज्यादा है तो कभी रिसोर्स डिप्लीशन होगा ही नहीं, कभी पोल्यूशन होगा ही नहीं। और होता क्या था? प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा अलर्ट थे। हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति ओवर हुई, हम एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा अलर्ट थे। तो आप क्या बोलोगे? मैन लिव्ड as a
कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब हम अपने आप को एनवायरनमेंट का हिस्सा समझते थे, हम ये समझते थे कि भी हम भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, हम भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, आप बोलो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन हैज बिकम एक्सप्लॉइटर। हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैन हैज बिकम exploiter of resources. Man has become exploiter of resources due to exponential demand for natural resources, due to exponential demand for natural resources. Now demand for resource, now demand of resources has become greater than supply of resources. This situation is called supply demand reversal. क्लियर है क्या, समझ में आया? सप्लाई डिमांड रिवर्सल क्या है? सप्लाई डिमांड रिवर्सल ये कि पहले रिसोर्सेज की सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ अब सिचुएशन पलट गई, रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। और इसी वजह से क्या क्रिएट होना चालू हो गया है? पॉल्यूशन। इसी वजह से क्या क्रिएट होना चालू हो गया है? अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोलो आया? और इसी वजह से क्या क्रिएट हो गया है? एनवायरमेंटल क्राइसिस। आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू क्या? फटाफट बोलो। यस सर, आगे बढ़ो। अगली सिचुएशन आती है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस के कॉजेज क्या है? अब कॉजेज का एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, उसके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीड करके जाओ, हेडिंग लर्न करके जाओ, रीड करके जाओ, हेडिंग लर्न करके जाओ। अब कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस में बोलोगे, सबसे पहला कॉज तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारी कंट्री की या वर्ल्ड लेवल पे भी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से हाउसिंग की डिमांड बढ़ गई है। हाउसिंग की डिमांड बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन has led to population explosion has led to तो क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन has increased demand for resources. Population explosion has increased demand for resources and housing, leading to deforestation. दूसरा रीजन लिख के आओगे, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब इंडिया में क्या होता है, लोग बहुत गरीब हैं, तो लोगों के पास एलपीजी का कनेक्शन तो है नहीं घरों पे, तो लोग लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए अगेन जंगल काटे जा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू पॉवर्टी पीपल कट ट्रीज टू बी यूज्ड एज फ्यूल, फर्दर दे सेल वुड टू अर्न इनकम। ये आप लिख कर आ गए। तीसरा रीजन क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, वही बात है। अर्बनाइजेशन मतलब शहर फैल रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। तो अगेन आप बोलोगे ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन इंक्रीज देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंड एंड हाउसिंग विच इज कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। एक लिखोगे इंक्रीज यूज ऑफ, हाँ सिमिलर है वो, इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब इससे क्या होता है समझो, जब रेन होती है
तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स रेन वाटर के साथ रिवर में फ्लो हो जाते हैं, कॉजिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो आप क्या बोलोगे? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्लो टू द रिवर्स along with rainwater, causing pollution of water bodies. अगला रीजन है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला रीजन क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से सारे तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है। तो आप बोलोगे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कॉज एयर, वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन। फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए हैं? नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं। तो आप बोलोगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्हीकल्स इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट। व्हीकल के एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है उससे क्या क्रिएट हो रहा है? एयर पोल्यूशन। और एक प्रॉब्लम जो हम सबके साथ है, डिसरिगार्ड ऑफ सिविक नॉर्म्स। disregard of civic norms. What is disregard of civic norms? लोग होता क्या है, कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। खाना खाया, कचरा यहां फेंक दिया, कूड़ा वहां फेंक दिया। तो आप बोलोगे disregard of civic norms causes littering of roads and playing of loudspeakers, causing noise pollution and disturbing the public. बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आज देखो इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया, उससे भी रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ गई, लैंड की डिमांड बढ़ गई, हाउसिंग की डिमांड बढ़ गई। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, तो लोग क्या करते हैं? लकड़ी काटकर उसे एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं और एज अ उसको मार्केट में सेल करके एडिशनल इनकम सोर्स भी यूज करते हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो गया, लैंड की डिमांड बढ़ गई है, तो लैंड की डिमांड बढ़ने के लिए भी जंगल को काटा जा रहा है। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का यूज होता है, वो बारिश के पानी के साथ नदियों में बह जाते हैं, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से एयर, वाटर, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्हीकल से एयर पोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम्स। और डिसरिगार्ड ऑफ सिविक नॉर्म्स हो रहा है, लोग रोड पे लिटरिंग करते हैं, कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जबरदस्ती के हॉर्न बजाते हैं, तेज तेज लाउड स्पीकर चलाते हैं। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बोलिए आया? चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आएगा, पेपर में शॉर्ट नोट लिखने आ गया ग्लोबल वार्मिंग पे। पेपर में शॉर्ट नोट लिखने आ गया ग्लोबल वार्मिंग पे। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या लिखोगे कि धीरे धीरे वर्ल्ड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वर्ल्ड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो आप क्या बोलोगे? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज, gradual but consistent increase in global temperature due to environmental pollution and deforestation। बोलो आया? अब इसमें देखो दो वर्ड्स याद रखना, मैं समझा नहीं रहा, ये खुद से पता होने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को काटना, और एफॉरेस्टेशन होता है कि जंगलों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मींस डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ ट्रीज बाय कटिंग फॉरेस्ट। ठीक है? अच्छा, रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग क्या लिखोगे? आप बोलोगे रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज excessive emission of greenhouse gases, excessive emission of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, मीथेन। तो इस तरह की जो गैसेस हैं, एंड सच अदर गैसेस
इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आना। अगर प्रॉपरली कॉजेज लिखने हो तो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन और इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन। कैटल प्रोडक्शन से क्या प्रॉब्लम होती है, जो एनिमल वेस्ट होता है, भाई कैटल है, गाय भैंस है, गोबर तो करेगी, तो जो एनिमल वेस्ट होता है जब वो डीकंपोज होता है तो इट जनरेट्स मीथेन गैस, विच इज अगेन वन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा इंपैक्ट भी याद रख लेना, अगर पेपर में वेटेज ज्यादा आ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या लगाओगे? इट डिस्टर्ब्स ecological balance, it disturbs ecological balance, causes climate change, melting of polar ice समझ गए ना, जो आपके साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे आइस का कॉन्सेंट्रेशन है, उसी से तो सारा अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो अपने धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एटसेट्रा। इतनी बातें भी आप लिखाओ, इससे ज्यादा कोई ग्लोबल वार्मिंग ही थोड़ी आ जाएगा पूरे पेपर में। क्लियर है? 3 नंबर में तो बहुत है। अच्छा, आगे चलते हैं। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट और होना चाहिए ओजोन डिप्लीशन का। किसका आना चाहिए आपको एक और कॉन्सेप्ट? ओजोन डिप्लीशन का। तब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन पे। किस पे बात करते हैं बेटा? ओजोन डिप्लीशन पे। एक और कॉन्सेप्ट हमको किसका आना चाहिए? ओजोन डिप्लीशन का। तो आप क्या बोलोगे? देखो, एक हमारी अर्थ के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन, जो अर्थ को अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। और ये जो ओजोन लेयर है अर्थ के अराउंड स्ट्रेटोस्फेयर में, कहा है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है जो अर्थ के अराउंड ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर है इन द स्ट्रेटोस्फेयर, उसका धीरे धीरे क्या हो जाना? रिड्यूस हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? बोलो। इट मींस रिडक्शन इन ozone, a protective layer which is part of stratosphere, which is part of stratosphere, which is part of stratosphere around the earth। ठीक है। अच्छा, अब ये लेयर डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है? तो बोले क्लोरोफ्लोरो कार्बन एंड ब्रोमाइड कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन एंड ब्रोमाइड कंपाउंड जनरेट होते हैं फ्रॉम कूलेंट्स, कूलिंग सब्सटेंसेस, जो एसी या रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, और उसी की वजह से ओजोन का क्या हो रहा है? डिप्लीशन। तो कॉजेज क्या बताओगे? कॉजेज क्या बताओगे भाई? एक सिंपल सी चीज है, 2 चीजें याद रखनी है। एक तो फ्लोरो कार्बन्स, क्या याद रखने हैं? फ्लोरो कार्बन्स एंड ब्रोमाइड। क्या बेटा? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का प्रेजेंट होता है? ब्रोमाइड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है ये? कूलिंग सब्सटेंसेस। कहां पे यूज हो रहे हैं ये कूलिंग सब्सटेंसेस? यूज्ड इन एसी एंड रेफ्रिजरेटर। ये मेन रीजन है ऑफ ओजोन डिप्लीशन। फ्लोरो कार्बन। यहां तक क्लियर है? बोलो आया कि नहीं आया? फिर आपसे कोई पूछे इसका इकोनॉमी पे या एनवायरनमेंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आ रहा है? डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आ रहा है? तो बेटा देखो, सबसे पहले तो
क्योंकि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है तो अल्ट्रा वायलेट रेस, क्या अल्ट्रा वायलेट रेस अर्थ को एंटर कर जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस अर्थ को एंटर कर जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, रेडिएशन एंटर होता है एंड रेडिएशन इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो डायरेक्ट इंपैक्ट है, आप क्या बोलोगे, ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन reaches earth causing harm to all living organisms, causing harm to all living organisms। ठीक है, एक ये, और स्टेप्स टेकन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं, तो एक सभी कंट्रीज के बीच में ट्रीटी बैठी थी, ट्रीटी बनाई गई थी सभी कंट्रीज के बीच में, जिसको बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोला गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इस ट्रीटी में सभी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड और ब्रोमाइड कंपाउंड्स का यूज या तो कम कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे। तो आपसे कोई पूछे स्टेप क्या दिखेगा, तो आप बोलोगे इन Montreal Protocol, it was decided to reduce and eliminate use of compounds containing CFC and bromide. क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, फटाफट बताओ, समझ में आया, पक्का आगे चलेंगे। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बोलो आया कि नहीं आया, यहां तक सबको क्लियर है क्या, बोलो बोलो बेटा, यहां तक सबको क्लियर है, बढ़ूं आगे, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अब सर एक टॉपिक आएगा जो पेपर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है, क्या टॉपिक है, DICHOTOMY, dichotomy of environmental degradation in India, dichotomy of environmental degradation in India। सर डायक्टमी का मतलब होता है डुअल एस्पेक्ट। सर हमारी कंट्री में जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसके दो मेन कारण है। सबसे पहला कारण है पावर्टी। क्या रीजन है पावर्टी से, क्यों एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, मैंने आपको बताया सर, क्योंकि होता क्या, देखो डायक्टमी से क्या मतलब है, इससे डायक्टमी से क्या मतलब है, पहले इसको समझो। मैंने बोला हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में जो क्या होता है,
एनवायरमेंटल का पोल्यूशन होता है उसके कितने रीजन है? 2 रीजन है। अब सबसे पहला रीजन है गरीब लोग, सबसे पहला रीजन है गरीब लोग, तो वो रीजन हो गया पावर्टी, वो रीजन हो गया पावर्टी। पावर्टी से कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है? सर गरीब लोग होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, वो लोग क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं। पेड़ को क्यों काटते हैं? उसे एज अ फ्यूल यूज करने के लिए, प्लस उस लकड़ी को मार्केट में बेचते हैं एडिशनल इनकम के लिए। तो उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो गई। तो अब पहले आप क्या बोलोगे? पहले क्या बोलोगे? पावर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ, पावर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्यों भाई? बिकॉज इट लीड्स टू, बिकॉज इट लीड्स टू ट्री felling, because it leads to tree felling to be used as fuel and selling in market. डायक्टमी का मतलब ही यही है बेटा कि हमारी जो कंट्री में एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, उस एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कितने रीजन हैं? 2 रीजन हैं, 2 मेन रीजन है, एक गरीबी और एक अमीरी। अब अमीरी कैसे रीजन है? तो जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, गाड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटी एक्सपेंड हो रही है, और प्रोडक्शन एक्टिविटी के एक्सपेंड होने से एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। तो दूसरा रीजन क्या बोलोगे? एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, expanding production capacity is the principal source of environment degradation in urban areas. तो अर्बन एरियाज में तो प्रिंसिपल रीजन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया, और रूरल एरियाज में प्रिंसिपल डिग्रेडेशन का रीजन पावर्टी हो गया। तो पावर्टी मेन रीजन है रूरल एरियाज में, और प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड होना मेन रीजन है अर्बन एरियाज। ठीक है, ये गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये अमीरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी को बोला जाता है डायक्टमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। बोलो आया नहीं आया? अब इसमें एक टॉपिक आएगा, प्रिंसिपल चिंता वाले एरिया कौन से हैं? तो हर तरह का ही पोल्यूशन हो रहा है हमारे देश में, तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो रही है, और वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के लिए। तो मतलब एनवायरनमेंट से जुड़ी प्रिंसिपल चिंता क्या है हमारे देश के लिए? किससे जुड़ी? एनवायरनमेंट से जुड़ी प्रिंसिपल चिंताएं क्या है हमारे देश के लिए? बात करेंगे, आइए वन बाय वन। अगला टॉपिक आता है प्रिंसिपल कंसर्न्स of environmental degradation in India. Principal concerns of environmental degradation in India. इसमें सबसे पहला आप लिखोगे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। क्या लिखोगे? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। सर लैंड का डिग्रेडेशन होने का मतलब होता है सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस। किसका लॉस? सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस। तो आपसे कोई पूछे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। फिर आपको इसके लर्न करने हैं कॉजेस। क्या लर्न करने हैं? कॉजेस। तो कॉजेस क्या है? आप बोलेंगे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब कैटल का जाके घास चढ़ना, जिससे लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है। दूसरा रीजन है इरोजन ऑफ सॉइल। इरोजन ऑफ सॉइल हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तीसरा रीजन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या रीजन है?
शिफ्टिंग कल्टीवेशन. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? एक पीस ऑफ लैंड पे आपने कल्टीवेशन किया, जब उसकी लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो गई तो वो लैंड को आपने खाली छोड़ दिया, बैरन छोड़ दिया. बैरन माने खाली छोड़ दिया, और दूसरे लैंड पे कल्टीवेशन करना चालू कर दिया. अब जो लैंड बैरन पड़ा है, अब जो लैंड बैरन पड़ा है, वो धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को लूज कर जाएगा और हवा के साथ बह जाएगा. अगला आता है रीजन एनक्रोचमेंट अपॉन. एनक्रोचमेंट अपॉन, एनक्रोचमेंट माने कब्जा कर लेना फॉरेस्ट लैंड पे. जंगलों को काट के लोगों ने जाके जंगल लैंड पे क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है. और क्या रीजन है? फॉरेस्ट फायर्स. जंगलों में आग लग जाती है, आग लगने से जंगल के जंगल क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं. और क्या रीजन है? इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन. हमारी कंट्री में क्रॉप रोटेशन प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, जिससे भी सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर जाती है. तो देखो, आप अगर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड में ज्यादा नहीं भी याद रखो मत रखो मुझे चलेगा. आप उसमें ज्यादा नहीं भी याद रखो मत रखो मुझे चलेगा. मेन ये याद रखो, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है? लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड. आपसे कोई पूछे लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड के रीजन क्या है, 4-5 रीजन याद रख लो. एक्सेसिव ग्रेजिंग, इरोजन ऑफ सॉइल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एनक्रोचमेंट अपॉन फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट फायर, एटसेट्रा. बोलो आया कि नहीं आया? अगला दूसरा प्रॉब्लम है, अगला दूसरा प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन का. अगला प्रॉब्लम किसका आया बेटा? एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या होती है कि जो पॉइजनस गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में एमिट कर दी जाती हैं. तो आप बोलोगे एयर पोल्यूशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ poisonous gases, the form of poisonous gases being emitted in environment, being emitted in environment. तो आज आपसे कोई पूछे एयर पोल्यूशन क्यों होता है, तो आप बोलोगे एयर पोल्यूशन तब होता है जब पॉइजनस गैसेस को, जब किसको बेटा? पॉइजनस गैसेस को एनवायरनमेंट में क्या कर दिया जाता है? एमिट कर दिया जाता है. तो आज आपने पॉइजनस गैसेस को एनवायरनमेंट में एमिट किया, इसकी वजह से जो पोल्यूशन हुआ दैट विल बी कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन. अब कॉजेस क्या है देखो, अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करो ना, क्या दिक्कत है? ब्रीफ में पता होना चाहिए. एक तो वैक्यूलर एमिशन. आप बोलोगे इंडिया में नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह से व्हीकल की जो एग्जॉस्ट होती है उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं उससे एक तो एयर पोल्यूशन होता है. और एक रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो स्मोक्स एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का एक और पहला प्रिंसिपल कॉज क्या है? बोलो. वैक्यूलर एमिशन. और इसमें एक मेन लाइन क्या लिखोगे? there has been tremendous increase, there has been tremendous increase in number of vehicles in India from, अब इसमें एक डेटा याद रख लो अगर आपको याद हो जाए कि 1951 जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1951 में, तो सिर्फ 3 लाख व्हीकल थे. फ्रॉम मेयर 3 लाख इन 1951, मतलब जो कितने व्हीकल थे? 3 लाख व्हीकल थे 1951 में, वो इंक्रीज होके हो गए फ्रॉम मेयर 3 लाख इन 1951 टू अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़, टू अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ इन 2019. तो पोल्यूशन तो होना ही है एयर में. और दूसरा रीजन एयर पोल्यूशन का लिखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्या लिखोगे? दूसरा रीजन क्या लिखोगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो अब क्या बोलोगे? इंडिया वर्ल्ड की 10th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन है. इंडिया वर्ल्ड की 10th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन है. एंड स्मोक इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन. तो आप क्या बोलेंगे? इंडिया इज द 10th मोस्ट, इंडिया इज द 10th most industrialized nation. India is the 10th most industrialized nation in the world.
and smoke emitted by industries and smoke emitted by industries is one of the principal cause is one of the principal cause of एयर पोल्यूशन। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन ही करा दिया, यहां कोई ज्यादा लफड़ा है ही नहीं। अगला कॉन्सेप्ट आता है वाटर पोल्यूशन का। किसका आता है? वाटर पोल्यूशन का। अब अगेन इसमें भी आपको मेन क्या लर्न करने हैं? वाटर पोल्यूशन के कॉजेज। ज्यादा चीजें नहीं भी लर्न करने जाते हो तो वाटर पोल्यूशन के सिर्फ क्या लर्न कर लो? कॉजेज भी लर्न कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे फैक्टर्स contributing to water pollution are untreated industrial waste को रिवर्स में फेंक देते हैं, अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट को रिवर्स में फेंक देते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पानी के साथ नदियों में बह जाते हैं, जिसे एग्रीकल्चर रन ऑफ बोलते हैं। और थर्मल पावर प्लांट अपना वेस्ट जो राख होती है, ऐश होती है, वो नदियों में फेंक देते हैं। सब नदी में फेंक देते हैं हम। इंडस्ट्री वाले बोले लो, घर वाले बोले लो, सब इंडस्ट्री सब कुछ वहीं बोले वहीं फेंक रहे। एग्रीकल्चर वाले लो, थर्मल वाले बोले लो, पानी होना चाहिए बस फेंक देंगे। ठीक है, चलो तो कॉजेज क्या है बताओ? इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसे पेपर में इतना मत लिखा ना इंडस्ट्रियल वेस्ट, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके आना। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हार्मफुल केमिकल्स एमिटिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर डिस्चार्ज्ड इनटू वाटर बॉडीज। इतना तो खुद से बना सकते हो, लिख देता हूं मैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, डोमेस्टिक सीवरेज फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और क्या रीजन है? एग्रीकल्चर रन ऑफ और थर्मल पावर हाउसेस। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? चलो अब एक इसमें आपको पता होना चाहिए, अगला रीजन लॉस। अगला जो एनवायरमेंटल कंसर्न है हमारे देश का, एक तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गया, एक एयर पोल्यूशन हो गया, एक वाटर पोल्यूशन हो गया, एक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सर, इंडिया इज अ होम टू वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्रीज है, वो जो धीरे धीरे हमारी कंट्री से एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप बोलोगे इंडिया इज अ होम टू वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जो प्लांट्स की अलग अलग स्पीशी है उसे बोलते हैं फ्लोरल डाइवर्सिटी, और जो एनिमल्स की अलग अलग स्पीशी है उसे बोलते हैं फौना डाइवर्सिटी। तो पोल्यूशन की वजह से, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है फ्रॉम इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे इंडिया इज अ होम टू वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें एक डेटा याद रखना, 45,500 स्पीशीज ऑफ प्लांट हैं इंडिया में, स्पीशीज ऑफ प्लांट हैं इंडिया में। इसको बोलते हैं फ्लोरल डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? फ्लोरल डाइवर्सिटी। और इसी की तरीके से करीबन 91,000 स्पीशीज हैं। 91,000 क्या है? स्पीशीज हैं। ये वो हैं जो हमें पता है। कई तो ऐसी स्पीशीज होंगी जो आज तक डिस्कवरी नहीं होंगी, वो एनिमल की हैं। इसको बोलते हैं फॉनल डाइवर्सिटी। और ये धीरे धीरे जा रही है, खत्म होती जा रही है। कई सारी स्पीशीज क्या बन गई है? क्रिटिकली
एंडेंजर्ड बन गई हैं। तो रीजंस क्या है? आप बोलोगे रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी आर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का प्रेशर है तो जंगल तो कटेंगे ना भैया, ठीक है। चेंजिंग लैंड पैटर्न यूज, ये यही होता है। चेंजिंग लैंड पैटर्न यूज क्या होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कि एक जगह हमने खेती करी, वो जंगल, वो लैंड क्या हो गया? अनफर्टाइल हो गया, तो दूसरे पे करी, दूसरा हो गया तो तीसरे पे करी। तो जो जमीन आ रही है कहां से आ रही है? जंगल काट के ही तो आ रही है। और क्या रीजन है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। और क्या रीजन है? डिफॉरेस्टेशन। यहां तक क्लियर है? चले आगे, चले आगे, बोलो यस और नो। अरे बोलो यार। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें देखो एक चिपको मूवमेंट वगैरह है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपको रीड करना हो कर लो। एक इंडिया में कई सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, रीड कर सकते हो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको इस चैप्टर में कोई टॉपिक एकदम एकदम अच्छे से करना चाहिए तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो मेन टॉपिक है मेरे हिसाब से इस चैप्टर का, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे यूज कीजिए, एक जुडिशियस और स्मार्ट वे में यूज कीजिए कि जिससे प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स तो पूरी हुई, जिससे प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बोलो आया कि नहीं आया? तो आपसे कोई पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आप बोलोगे इट मींस अ डेवलपमेंट प्रोसेस, इट मींस अ डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन सा डेवलपमेंट प्रोसेस है? वेयर रिसोर्सेस आर यूटिलाइज्ड, वेयर resources are utilized in such manner that it meets the needs, it meets the needs of present generation, it meets the needs of present generation without compromising, without compromising with the needs of, without compromising with the needs of future generation। प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स पूरी करो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स पूरा करते करते आप फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ही पूरा ना करो। अब सोचो रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो गए, रिसोर्सेज खत्म हो गए, डिप्लीट हो गए, तो आज की जनरेशन तो ग्रोथ ग्रोथ देख लेगी, लेकिन आप ये सोचो फ्यूचर जनरेशन कहां जाएगी? आप ये सोचो फ्यूचर जनरेशन कहां जाएगी? आती है बात समझ में? नहीं आती है? ठीक है। इसमें मेजर कंसर्न्स क्या है? आप बोलोगे मेजर कंसर्न्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन have led to loss of, have led to loss of soil fertility। बोले हम जो डाइवर्स क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उससे क्या चली गई है? सॉइल की फर्टिलिटी चली गई है। अब सोचो प्रेजेंट जनरेशन ने तो फूड ग्रो कर लिया, फ्यूचर जनरेशन की फूड की नीड्स कैसे पूरी होंगी अगर क्रॉप ही नहीं ग्रो कर पाओगे, क्योंकि सॉइल तो फर्टिलिटी लूज कर चुकी है। अगला पॉइंट क्या है? एक्सेसिव माइनिंग, excessive mining of coal, petroleum, etc. have led to depletion in their stock।
आप इन सब चीजों की क्या कर रहे हो? एक्सेसिव माइनिंग। एक्सेसिव माइनिंग करने की वजह से इनका स्टॉक धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? डिप्लीट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है किसका? ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आखिरी कॉज है पोल्यूशन। क्या है? पोल्यूशन। तो आप बोलोगे स्मोक एंड अदर smoke and other injurious emissions, smoke and other injurious emissions from factories and vehicles have caused pollution. तो ये मेजर कंसर्न्स हैं। अगर हमने इन तीन चीजों को नहीं रोका तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अब पेपर केल में एक तो क्वेश्चन आया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग लिखा, मेजर कंसर्न्स लिख दिए, यू विल गेट योर मार्क्स। 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मेन टॉपिक आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे करें। व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां कहां बैठोगे? कौन बैठा है यहां? वहां है ना सामने। स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लॉजिकल वाली बात है। आप जिस क्लास में रोज आते हो उस क्लास के बच्चों को तो पहचानोगे। चलो, स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कैसे करें? हमें तो करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कीजिए। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? पेट्रोलियम एंड कोल। पर पेट्रोलियम एंड कोल को बर्न करने से क्या जनरेट होता है? पोल्यूशन। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो सबसे पहला क्या बोलोगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसमें क्या क्या लिखोगे? मोस्ट ऑफ द, या आप तो सिंपल ऐसे लिखो, इंडिया शुड फोकस ऑन solar energy and wind energy. India should focus on solar energy and wind energy, which are cleaner and greener sources of energy. देखो, इसमें पेपर में एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली लिखना। सबसे पहले लिखना कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं कोल, लेकिन कोल को अगर लार्ज क्वांटिटी में बर्न किया जाता है तो इससे जनरेट होती है ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनका यूज अवॉइड करके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे हमें फोकस करना पड़ेगा। दूसरा है एलपीजी यूज करो, गोबर गैस यूज करो। कहां पे? रूरल एरियाज। कहां पे? अभी रूरल एरियाज में क्या प्रॉब्लम थी कि हम बर्न कर रहे थे वुड को। अब वुड को बर्न करना है तो उसको काटना भी तो पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है? एक उज्ज्वला योजना लाई है। क्या लाई है? उज्ज्वला योजना लाई है, जिसके थ्रू सब्सिडाइज रेट्स पे एलपीजी सिलेंडर्स आर बीइंग मेड अवेलेबल टू रूरल विमेन। प्लस आप सब जानते हैं विलेज एरियाज में एनिमल वेस्ट बहुत जनरेट होता है, विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस, विच इज नथिंग बट मीथेन गैस। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसमें? एक तो बोलो उज्ज्वला स्कीम समझाओ। आप बोलो इन उज्ज्वला योजना, इन उज्ज्वला योजना। क्या होता है उज्ज्वला योजना में?
LPG cylinders are made available at subsidized prices to rural areas. तो ये एक पॉइंट वहां पर आप लिख सकते हो। बोलो आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो आया कि नहीं आया। वैसे ही अर्बन एरियाज में अब व्हीकल का पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। अर्बन एरियाज में किसका प्रॉब्लम है? व्हीकल पोल्यूशन का। तो सीएनजी यूज करो। सीएनजी पेट्रोल या डीजल की कार्स के कंपैरिजन में बहुत कम पोल्यूशन कॉज करता है। और इसमें फोकस लिख के आओ, एग्जांपल लिख के आओ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। किस पे रन करने वाला? सीएनजी पे रन करने वाला, जिससे दिल्ली सिटी में पोल्यूशन कम करने में हेल्प मिली है। सोचो सीएनजी यूज करने के बावजूद दिल्ली की क्या हालत है, हम सब जानते हैं। खैर आप बोलोगे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन is the largest transport corporation in the world, using CNG to reduce pollution in Delhi। ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं सबका दे रहा हूं कि ताकि थोड़ा थोड़ा आप इसको लिख कर आ पाओ। फिर एक आपको लिखकर आना है विंड पावर के बारे में। किसके बारे में लिखकर आना है? विंड पावर के बारे में। एक बेटा आपको किसके बारे में लिख के आना है? विंड पावर के बारे में। तो विंड पावर क्या होती है? विंड पावर क्या होती है? विंड मिल लगाओ, और अगेन विंड मिल का फायदा क्या है कि कोई हार्मफुल एमिशन नहीं है। इट इज अ ग्रीनर एंड अ क्लीनर फ्यूल। इट इज अ ग्रीनर एंड अ क्लीनर फ्यूल। तो इसमें एक लाइन लर्न करना, विंड टर्बाइंस move in the wind, generating electricity without any harmful emissions। generating electricity without any harmful emissions। बोलो आया कि नहीं आया? और क्या हो गया? सोलर पावर आप एक्सप्लेन करो। सोलर पावर थ्रू फोटो वोल्टेइक सेल्स। फोटोवोल्टेइक सेल्स ही होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब अगेन सोलर पावर में क्या है? सनलाइट यूज होती है, और सनलाइट क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स है, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है। और सूरज जब तक रहेगा तब तक सोलर एनर्जी भी रहेगी। समझ गए? तो आप क्या बोलोगे? सनलाइट is both environmental friendly, and non-exhaustible source of energy। तो ये भी एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी हो सकती है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मैं सारे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसमें मिनी हाइडल प्लांट्स, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, बायोपेस्ट कंट्रोल, इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। क्या क्या? मिनी हाइडल प्लांट लिख कर आ सकते हो पेपर में, लर्न एनी 5 जो आपको हो जाए। एक बायोपेस्ट कंट्रोल आप लिख कर आ सकते हो। बायोपेस्ट कंट्रोल में क्या होता है? इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स को रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज नहीं करके जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे कि नीम हो गया, वो यूज कर लिया। इंसेक्ट्स वगैरह को रोकने के लिए आपने ऐसे बर्ड्स यूज कर लिए जो नॉर्मली उन इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं,
ये होता है बायो पेस्ट कंट्रोल। और उसके अलावा बायो कंपोस्टिंग आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बायो कंपोस्टिंग में क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उसको आप डीकंपोज करके फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके यूज करो रादर देन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। बोलो आता है नहीं आता? ये बेटा चैप्टर है, ये बेटा चैप्टर है कौन सा? एनवायरनमेंट। आप सोचते हैं ये चैप्टर छोड़ जाएं, छोड़ना मत। वेटेज बहुत अच्छा है इस चैप्टर का पेपर में। आप देख लेना, सैंपल पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। एनवायरनमेंट का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, क्राइसिस, सप्लाई डिमांड रिवर्सल, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ओजोन डिप्लीशन, सोलर ग्लोबल वार्मिंग, प्रिंसिपल कंसर्न्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारे इश्यूज मैंने आपको ब्रीफ में बताए। इतना भी अगर आप पेपर में करके जाते हो तो आपका काम बन सकता है। बोलिए, आई बात समझ में? मिनिमम इतना पढ़ के जाओ, छोड़ के मत जाओ कि ये चैप्टर छोड़ देते हैं, वो चैप्टर छोड़ देते हैं। सारे करो, 8 के 8 चैप्टर करो। कुछ मत करो, मेरे समरी नोट से करो। पूरा का पूरा इंडियन इको का थ्योरी का पेपर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है?